रात के ठीक 2 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मैं धीरे से बिस्तर से उठा। मैंने अपने नेल कटर की छोटी फाइल निकालकर पुराने स्प्रिंग लॉक को खोलने की कोशिश शुरू की। ये बहुत मजबूत ताला नहीं था। करीब 10 मिनट की मेहनत के बाद अचानक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। ताला खुल चुका था। मैंने गहरी सांस रोकी और बेहद सावधानी से कमरे से बाहर कदम रखा। पूरा ड्राइंग रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं दीवार का सहारा लेते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अगले ही पल सीने से बाहर निकल आएगा। फर्श कभी कभी हल्की चरमराहट करता और हर बार मैं रुककर ध्यान से सुनता कि कहीं किसी की नींद तो नहीं खुल गई। सब कुछ शांत था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ मुख्य दरवाजे के हैंडल तक पहुंचने वाला था, अचानक पूरी लाइट जल उठी। मैं वहीं जम गया। गलियारे के मुहाने पर पिता खड़े थे। उनके हाथ में मोटा लकड़ी का डंडा था और चेहरा गुस्से से लाल पड़ा हुआ था। स्पष्ट था कि वे मेरा इंतजार कर रहे थे। भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने दहाड़ कर पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फौरन मुड़ा और वापस कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिता बिजली की तरह मेरी तरफ लपके। अगले ही पल डंडा मेरी पीठ पर पूरी ताकत से पड़ा। भयंकर दर्द से मेरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मारपीट का ऐसा तूफान शुरू हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। मैं सिकुड़कर सिर बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन डंडा बार बार मेरे शरीर पर बरसता रहा। हर बार ऐसा लगता जैसे हड्डियां टूट जाएंगी। हारेगा, बात नहीं मानेगा, आज तुझे सबक सिखा दूंगा। पिता लगातार गालियां देते हुए मुझे पीटते रहे। इसी बीच माँ और लिन श्याओ श्याओ भी बाहर आ गई। दोनों एक तरफ खड़ी तमाशा देखती रहीं। किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि लिन श्याओ श्याओ के चेहरे पर तो संतोष भरी मुस्कान तक दिखाई दे रही थी, जैसे मेरी पिटाई देखकर उसे सुकून मिल रहा हो। काफी देर बाद जब पिता थक गए, तब जाकर रुके। उन्होंने हांफते हुए मेरी तरफ उंगली तानी। सुन ले लिन फिंग, इस घर से भागने का सपना भी मत देखना। जब तक तू दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं जमीन पर पड़ा कांप रहा था, लेकिन वो कांपना डर का नहीं था, वो गुस्से का था। 18 साल का दबा हुआ आक्रोश सीने को फाड़कर बाहर निकलना चाहता था। फिर भी मैंने खुद को रोक लिया। अभी समय नहीं आया था। मेरे पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई थी। वे लोग मुझे घसीटते हुए वापस कमरे में ले गए और बिस्तर पर फेंक दिया। दरवाजा फिर बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस बार बाहर से एक नया ताला भी लगा दिया गया। ऐसा ताला जिसे अंदर से खोलना लगभग असंभव था। मैं बिस्तर पर पड़ा पीठ के जलते हुए दर्द को महसूस करता रहा, लेकिन अजीब बात थी, यह दर्द मुझे और अधिक स्पष्ट सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने खुद से कहा, लिन फेंग, तूने 18 साल इंतजार किया है, कुछ और दिन सही, उन्हें अभी खुश होने दे। जब सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे, तब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अगले 2 दिनों तक मैंने पूरी तरह आज्ञाकारी बेटे का अभिनय किया। समय पर खाना खाया, समय पर सोया, भागने की कोई कोशिश नहीं की। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने हार मान ली हो। माता पिता भी समझ बैठे। उन्होंने निगरानी थोड़ी ढीली कर दी। हालांकि दरवाजा अब भी बंद रहता था, मैं बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन इन 2 दिनों में मैंने एक और काम किया। मैंने पूरे परिवार की दिनचर्या याद करनी शुरू कर दी। कौन कब सोता है, कौन कब उठता है, रात में कौन कितनी बार बाहर निकलता है, हर छोटी बड़ी बात मैंने दिमाग में दर्ज कर ली। मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। और फिर चौथी रात आखिरकार वमका खुद चलकर मेरे पास आ गया। रात के 2:07 पर मुझे दरवाजे के ताले से हल्की आवाज सुनाई दी। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, कोई ताला खोल रहा था। मैंने आंखें बंद रखी, सांसों की रफ्तार बिल्कुल सामान्य बनाए रखी, मानो गहरी नींद में हो, लेकिन भीतर का हर नस नाड़ी पूरी तरह सतर्क था। दरवाजा धीरे से खुला। हल्के कदमों की आहट कमरे में दाखिल हुई। आवाज सुनकर मैं समझ गया, 2 लोग थे, माँ और पिता। वे सीधे मेरी पढ़ाई की मेज तक गए और सामान खंगालना शुरू कर दिया। मैं सोने का नाटक करता रहा, लेकिन दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि वे क्या खोज रहे हैं, मेरा पहचान पत्र और मेरा प्रवेश पत्र। यही 2 चीजें थीं जो मुझे इस नरक से बाहर निकाल सकती थीं, और यही 2 चीजें वे मुझसे छीनना चाहते थे। कुछ मिनटों तक लगातार सामान उलट पुलट करने की आवाज आती रही। फिर माँ की दबे स्वर में आवाज सुनाई दी, कुछ नहीं मिला। आखिर इसने छिपाया कहाँ है? पिता झुंझलाकर बोले, ढूंढते रहो, यहीं कहीं होगा, बाहर तो ले जा नहीं सकता। उन्होंने मेज की सारी दराजें खंगाल डाली, बुक शेल्फ उलट दी, बैग टटोल डाले, यहाँ तक कि मेरे कपड़ों की जेबें भी नहीं छोड़ी। फिर किसी के कदम मेरे बिस्तर तक आए। शायद वे मेरे तकिए की तलाशी लेने का सोच रहे थे। तभी दरवाजे पर तीसरी आवाज सुनाई दी, लिन श्याओ श्याओ, मिला कुछ? वो बिना किसी परवाह के कमरे में चली आई। उसके कदमों की आवाज माता पिता से कहीं ज्यादा तेज थी। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि मैं जाग जाऊंगा या नहीं। मैं महसूस कर सकता था कि वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी मुझे घूर रही है। उसकी निगाहें किसी जहरीले सांप की तरह ठंडी और खतरनाक थीं। फिर वो धीमे लेकिन यकीन भरे स्वर में बोली, सोने का नाटक मत कर लिन फेन, मुझे पता है तू जाग रहा है। मैं फिर भी बिल्कुल नहीं हिला, लेकिन मन ही मन गाली दे रहा था। ये लड़की सचमुच खतरनाक थी। हालांकि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल वह भी खोजबीन में लग गई, और उसका तरीका माता पिता से कहीं ज्यादा हिंसक था। किताबें एक एक करके शेल्फ से निकालकर फर्श पर फेंकी जाने लगी। दराजें पूरी की पूरी बाहर खींच ली गईं। कमरा कुछ ही मिनटों में युद्ध भूमि जैसा बन गया। मेरा पहचान पत्र तकिए के कवर की अंदरूनी परत में छिपा था, और प्रवेश पत्र मैंने मोड़कर सूटकेस की अस्तर के भीतर सिल दिया था। मुझे पूरा विश्वास था कि कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन मैंने लिन श्याओ श्याओ की सनक को कम आंका था। लिन श्याओ श्याओ ने अचानक मेरा तकिया उठाकर एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने तकिए के कवर को उंगलियों से टटोलना शुरू कर दिया, एक एक इंच, एक एक
कोना। उसका तरीका किसी पुलिस तलाशी जैसा था, मानो वो किसी भी हालत में कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहती हो। अचानक उसकी उंगलियां उस छिपे हुए हिस्से तक पहुंच गईं जहां मैंने पहचान पत्र रखा था। उसका हाथ वहीं रुक गया। अगले ही पल उसके मुंह से उत्साहित चीख निकल गई। मिल गया। मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया, लेकिन मैं फिर भी चुपचाप लेटा रहा। उसके बाद वो सीधे मेरे सूटकेस पर टूट पड़ी। पागलों की तरह उसने सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कपड़े, किताबें, नोट, सब कुछ कमरे में बिखर गया। फिर उसने सूटकेस की अंदरूनी परत को पकड़कर जोर से खींचा। कपड़ा फटने की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं दांत भींच कर सब सुनता रहा। उसके नाखून अस्तर के अंदर बार बार घूम रहे थे। वो किसी शिकारी की तरह अपने शिकार की तलाश कर रही थी, और आखिरकार उसे वह कठोर चीज महसूस हो गई। मेरा प्रवेश पत्र। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं झटके से उठ बैठा और तुरंत बेड साइड लैम्प का स्विच दबा दिया। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। सभी लोगों की आंखें कुछ पल के लिए सिकुड़ गईं। अब मैं सब कुछ साफ देख सकता था। पिता मेरी पढ़ाई की मेज के पास खड़े थे। उनके हाथ में मेरा पहचान पत्र था। चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेशर्मी और अधिकार का भाव। माँ उनके बगल में खड़ी थी और लिन श्याओ श्याओ सूटकेस के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था, वही लिफाफा जिसमें मेरा प्रवेश पत्र रखा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी लालची इंसान को खजाना मिल गया हो। मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा, आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम लोग? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब अभिनय करने का कोई मतलब नहीं था। पिता ने पहचान पत्र मेज पर पटक दिया और सीधे बोले, ठीक है, अब घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। श्याओ श्याओ ने हमें सब बता दिया है। जब तक तुम उसके पास रहते हो उसके नंबर अच्छे आते हैं। ये तुम दोनों भाई बहन का भाग्य है, इसलिए अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। माँ भी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में लालच और धमकी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। लिन फेंग, माँ की बात मानो। एक साल दोबारा पढ़ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम इतने होशियार हो कि अगले साल भी आसानी से अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, और तब तक श्याओ श्याओ भी पढ़ाई कर लेगी। सोचो, हमारे घर से दो बड़े विश्वविद्यालयों के छात्र निकलेंगे। ये तो दोनों के लिए फायदा ही फायदा है। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी बात सुनते ही पिता का चेहरा कठोर हो गया। मैं बिस्तर से उतरकर अपना पहचान पत्र लेने बढ़ा, लेकिन उन्होंने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और दीवार से टकरा गया। पीठ पर पहले से मौजूद चोटों में आग सी लग गई। पिता मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज डरावनी और ठंडी थी। नहीं करेगा? तुझे लगता है तेरे पास कोई विकल्प है? आज से तू कहीं नहीं जाएगा। पहचान पत्र हमारे पास रहेगा, प्रवेश पत्र भी हमारे पास रहेगा। तेरे पास कोई दस्तावेज नहीं होगा। तू कॉलेज नहीं जा पाएगा, यहीं रहेगा, दोबारा परीक्षा देगा, अगले साल फिर अच्छे नंबर लाएगा, उसके बाद चाहे जहां जाना। तुझे कौन रोक रहा है? मेरे भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फटने को था। एक साल बर्बाद कर दूं, मेरी पूरी जिंदगी की योजना बदल जाए, मुझे निकम्मा बना दिया जाए, और तुम कहते हो कि कुछ नहीं बिगड़ेगा? मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अभी टकराव का समय नहीं था, मुझे और सबूत चाहिए थे। मैंने धीरे से पूछा, तो आज रात तुम लोग मेरा सामान जब्त करने आए हो? माँ व्यंग्य से हंस पड़ी। जब्त? कैसी बातें कर रहे हो? घर की चीजें माँ बाप की ही होती हैं, तो अभी बच्चा है। इतने जरूरी कागज हमारे पास सुरक्षित रहेंगे तो क्या दिक्कत है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी निगाह धीरे धीरे लिन श्याओ श्याओ पर जा टिकी। वह लिफाफा खोल चुकी थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसने मेरे दिल में अचानक एक बेहद बुरा एहसास पैदा कर दिया। लिन श्याओ श्याओ ने धीरे धीरे लिफाफे के अंदर से मेरा प्रवेश पत्र निकाला। उसके चेहरे पर बदले की संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। वो उस कागज को ऐसे पकड़े खड़ी थी जैसे कोई विजेता अपनी ट्रॉफी दिखा रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा काम किया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसने प्रवेश पत्र को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी आंखों में जलन, नफरत और पागलपन की आग जल रही थी। फिर उसने मेरी आंखों के सामने उसे धीरे धीरे फाड़ना शुरू कर दिया। शाबाक! कागज फटने की वह आवाज कमरे में गूंज उठी, लेकिन मेरे कानों में वह किसी सपने के टूटने जैसी लगी। एक पल में मेरा प्रवेश पत्र दो टुकड़ों में बदल गया, लेकिन वह यही नहीं रुकी। उसने उन दोनों टुकड़ों को फिर फाड़ा, फिर दोबारा, जब तक कि पूरा पत्र छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बदल गया। सफेद कागज के वे टुकड़े हवा में उड़ते हुए फर्श पर गिरने लगे, मानो बर्फबारी हो रही हो। वह हर टुकड़ा फाड़ते समय मुस्कुरा रही थी, जैसे इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही हो। मैं उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखता रह गया। कुछ क्षणों के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। वह सिर्फ एक कागज नहीं था, वह मेरी 12 साल की मेहनत थी, अनगिनत रातों की जागकर की गई पढ़ाई थी, हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर सपने का परिणाम था। और अभी अभी उसे मेरे सामने बेरहमी से नष्ट कर दिया गया था। लिन श्याओ श्याओ जोर से हंस पड़ी। अब प्रवेश पत्र नहीं रहा। देखती हूँ कैसे कॉलेज जाता है तू। लिन फेंग, तू पूरी जिंदगी मेरा सहारा बनेगा। तुझे मेरे साथ इसी दलदल में सड़ना होगा। जैसे जैसे वो बोल रही थी उसका चेहरा और विकृत होता जा रहा था। बाल बिखर चुके थे, आंखें लाल थीं। वह किसी सामान्य इंसान की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसी इंसान की तरह जो अपनी ही ईर्ष्या में पागल हो चुकी हो। क्यों? आखिर क्यों तू मुझसे बेहतर है? क्यों सब लोग हमेशा तेरी तारीफ करते हैं? क्यों तू बड़े विश्वविद्यालय में जा सकता है और मैं नहीं? वे नंबर मेरे होने चाहिए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में पछतावा नहीं था, सिर्फ जलन थी, नफरत थी और पागलपन था। अचानक उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वो जैसे खुद से बात कर रही हो। तुझे पता है मैं कितनी डरती थी? बचपन से मुझे पता था कि मेरे नंबर मेरे नहीं है, मैं तेरे नंबर चुरा रही हूँ। उसका चेहरा भयावह हो गया। वो कांपती आवाज में बोलती रही, हर परीक्षा से पहले मैं डर जाती थी। डरती थी कि कहीं तू परीक्षा ही ना दे, डरती थी कि कहीं तेरे नंबर कम ना आ जाए, डरती थी कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैं असल में कुछ भी नहीं हूँ। वो रोने लगी।
शिरियो, मैं तुझसे नफरत करती हूँ क्योंकि तू मुझसे ज्यादा होशियार है। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। सबको लगता है कि तुझे अच्छे नंबर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए तू नहीं जा सकता, तुझे यही रहना होगा हमेशा हमेशा मेरा सहारा बनकर, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं उसे देखता रहा, उस लड़की को जिसे मैंने 18 साल तक अपनी बहन कहा था, और पहली बार मुझे उसके लिए दया महसूस हुई। लेकिन दया और माफी एक जैसी चीज नहीं होती। उसकी हालत दुखद थी, लेकिन ये उसके अपराधों का बहाना नहीं बन सकती थी। मैंने नजर घुमाकर माता पिता की तरफ देखा। वे दोनों चुपचाप खड़े थे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि उनके चेहरों पर हल्की सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया हो। उस पर मुझे अचानक सब कुछ बेहद हास्यास्पद लगा और बेहद दुखद भी। यही मेरा परिवार था। यही वह लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। मैंने सिर झुकाकर फर्श पर पड़े कागज के टुकड़ों को देखा। मेरे कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। उन्हें लगा कि मैं रो रहा हूँ। उन्हें लगा कि मैं टूट चुका हूँ। माँ ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात पर रो रहा है, अगले साल फिर परीक्षा दे देना। इसे सबक समझो और आगे से माँ बाप की बात मानना सीखो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे नीचे झुक गया और उन फटे हुए टुकड़ों को उठाने लगा। लिन श्याओ श्याओ मेरी हालत देखकर और जोर से हंसने लगी। रो, जितना रोना है रो, यही तेरी किस्मत है। मैंने धीरे से सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ ठंडी नफरत थी और होंठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसे डरा दिया। वह अनायास एक कदम पीछे हट गई। तो तू हंस क्यों रहा है? मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरी आवाज भारी थी, लेकिन पूरी तरह शांत। कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारा अभिनय बहुत शानदार था। अगर भविष्य में कहीं काम न मिले तो अभिनेत्री बनने की कोशिश करना। इतना कहकर मैं अचानक बिस्तर पे बैठ गया। चेहरे पर पूरी तरह टूटा हुआ भाव ले आया, मानो मेरी दुनिया सचमुच खत्म हो गई हो। और फिर धीरे से बुदबुदाया, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। लिन श्याओ श्याओ के चेहरे पर विजेता वाली मुस्कान फैल गई। उसे यकीन हो गया था कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। वे तिरस्कार भरी आवाज में बोली, अब डर लग रहा है? पहले मान जाते तो ये सब नहीं होता। पिता ने भी ठंडी हंसी हंसी। फिर मेरा पहचान पत्र उठाकर अपनी जेब में रख लिया। बस बहुत हो गया, सब अपने अपने कमरे में जाओ। और सुन लो, आज से यह लड़का कहीं नहीं जाएगा, इसे यहीं रहना होगा। तीनों ऐसे बाहर निकले जैसे कोई महत्वपूर्ण मिशन पूरा करके लौट रहे हो। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते माँ अचानक मुड़ी। उसने मुझे आखिरी बार देखा, फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ताले के लगने की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन मेरे कानों में वह किसी धमाके से कम नहीं लगी। मैं फिर से कैद हो चुका था। कमरे में अंधेरा लौट आया। कुछ देर तक मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा। बाहर उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। फिर पूरा घर शांत हो गया। जब मुझे यकीन हो गया कि सब लोग अपने कमरों में जा चुके हैं, तब मैं धीरे धीरे उठा, सीधे बुक शेल्फ के पास गया। वहां कोने में पुरानी बेकार चीजों का एक ढेर रखा था। मैंने हाथ अंदर डाला और कुछ सेकंड बाद एक पुराना मोबाइल फोन निकाल लिया। उसकी स्क्रीन बंद थी, लेकिन ऊपर छोटा सा लाल संकेतक लगातार जल रहा था। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने पूरा कमरा छान मारा था। मेरे कपड़े, बैग, किताबें सब खंगाल डाली थी, लेकिन उस कबाड़ के ढेर को हाथ तक नहीं लगाया। उन्हें लगा था वहां सिर्फ बेकार सामान पड़ा है। उन्हें क्या पता था कि वही मेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। पिछले कई दिनों से यह मोबाइल लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसमें सब कुछ कैद हो चुका था। माता पिता का षड्यंत्र, मेरी गैर कानूनी कैद, पिता की मारपीट, और सबसे महत्वपूर्ण, लिन श्याओ श्याओ द्वारा प्रवेश पत्र फाड़ने का पूरा दृश्य। हर शब्द, हर चेहरा, हर अपराध, सब कुछ। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग सेव की, फिर उसे क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड कर दिया। एक बार, दो बार, तीन अलग अलग जगहों पर, जब तक मुझे पूरा भरोसा नहीं हो गया कि अब कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। इसके बाद मैंने वीडियो का छोटा संस्करण तैयार किया और उसे इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया। कैप्शन सिर्फ एक लाइन का था, यही वह परिवार है जिससे मैं भागना चाहता हूँ। पोस्ट करने के बाद मैंने बिना देर किए पुलिस का नंबर मिलाया। फोन कुछ सेकंड में उठ गया। पुलिस कंट्रोल रूम। बताइए। मैंने गहरी सांस ली। मेरा नाम लिन फेंग है। मुझे मेरे परिवार ने घर में बंद करके रखा है। मुझे मदद चाहिए। ऑपरेटर की आवाज तुरंत गंभीर हो गई। उसने मेरा पता पूछा, मेरी स्थिति पूछी, क्या मुझे चोट लगी है ये पूछा। मैंने हर सवाल का जवाब दिया। अंत में उसने कहा, चिंता मत कीजिए, टीम भेजी जा रही है, आप सुरक्षित जगह पर रहें और इंतजार करें। ठीक है। कॉल समाप्त होते ही मैंने फोन को साइलेंट मोड पे डाला, फिर वापस उसी कबाड़ के ढेर में छिपा दिया। इसके बाद मैं बिस्तर पे लौट आया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन बाहर से मुझे सामान्य दिखना था। मुझे नहीं पता था कि पुलिस कब आएगी, नहीं ये कि उससे पहले क्या होने वाला है, लेकिन एक बात निश्चित थी, अगर मैं ये रात निकाल गया तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। खिड़की के बाहर अंधेरा हल्का पड़ने लगा। सुबह होने वाली थी। मैं पूरी रात नहीं सोया। आंखें छत पर टिकी थी, कान घर की हर छोटी आवाज पर लगे हुए थे। सुबह के लगभग 4:23 हुए होंगे। तभी मुझे हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई गलियारे में चल रहा था। मैंने तुरंत पहचान लिया, वो लिन श्याओ श्याओ थी। वो बहुत धीरे चल रही थी, मानो किसी को जगाना नहीं चाहती हो, लेकिन रात की खामोशी में उसकी हर आहट साफ सुनाई दे रही थी। वे मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली। कुछ सेकंड बाद ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। मेरा दिल धक से रह गया। दरवाजा खुल गया था। वह फिर अंदर आ रही थी। दरवाजा खुल गया। मैं तुरंत आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आई। कुछ देर तक खड़ी होकर मुझे देखती रही। उसकी नजरों में हमेशा की तरह शक भरा हुआ था। फिर वह कमरे में घूमने लगी। उसके कदम कभी पास आते, कभी दूर जाते, मानो कोई शिकारी अपने शिकार की निगरानी कर रहा हो। मुझे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे भीतर अचानक एक
बुरा एहसास जाग उठा। कुछ सेकंड बाद उसके कदम किताबों की अलमारी के पास जाकर रुक गए। मेरा दिल बैठ गया। अगले ही पल सामान उलट पुलट करने की आवाज आने लगी। वह कबाड़ के ढेर को खंगाल रही थी। मेरी उंगलियां चादर के नीचे कस गईं। दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर उसे मोबाइल मिल गया तो क्या करूं? क्या अभी उठ जाऊं या इंतजार करूं? फिर अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी और फिर उसकी आवाज आई, ये क्या है? मेरा खून जैसे जम गया। मैं समझ गया, उसे मोबाइल मिल चुका था। अगले ही पल मैं बिस्तर पर उठ बैठा। ठीक उसी समय मैंने देखा उसके हाथ में मेरा बैकअप फोन था। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग का लाल निशान अब भी चमक रहा था। पहले उसके चेहरे पर उलझन थी, फिर हैरानी, और अगले ही सेकंड वह डर और गुस्से में बदल गई। लिन फेंग, वह चीखी, तो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई और अगले ही पल वो मेरी तरफ झपटी, जैसे कोई पागल जानवर हमला कर रहा हो। मैं संभल भी नहीं पाया था कि उसके नाखून मेरे चेहरे पर लग गए। गल में तेज जलन उठी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। कमरे में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। उसके नाखून बार बार मेरी त्वचा पर लग रहे थे। चेहरे पर जलन फैल गई। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उस समय उसमें अजीब ताकत आ गई थी। हम धक्का मुक्की करते हुए बिस्तर से टकराए। फिर बेड साइड टेबल पलट गई। टेबल लैंप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। कांच टूटने की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। इतना शोर सुनकर माँ और पिता भी जाग गए। कुछ ही सेकंड बाद कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। पिता सबसे पहले अंदर घुसे। उन्होंने सामने का दृश्य देखा। मैं और लिन शाओ शाओ जमीन पर गुत्था थे, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। वे सीधे मेरी तरफ लपके। धड़ाम। उन्होंने मुझे जोरदार धक्का दिया। मेरा सिर पीछे की दीवार से टकराया। आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। मैं दर्द से करा उठा। तो अपनी बहन पर हाथ उठाएगा? पिता गुस्से से दहाड़े। मैंने सिर पकड़ते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। पहले इसने हमला किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उधर लिन शाओ शाओ उठ चुकी थी। उसके हाथ में अब भी वह मोबाइल था। वो तेजी से पिता के पीछे जाकर खड़ी हो गई। पापा, उसकी आवाज कांप रही थी। इसने हमारी रिकॉर्डिंग की है। इसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। पिता का चेहरा पल भर में बदल गया। उन्होंने झपटकर मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। स्क्रीन चालू थी। उन्होंने वीडियो देखा। जितना आगे देखते गए उनका चेहरा उतना ही पीला पड़ता गया। माथे की नसें फूल गईं। जब वीडियो खत्म हुआ उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। वह नजर गुस्से से ज्यादा घबराहट से भरी हुई थी। बहुत चालाक बन गया है तू, लिन फेंग। अगले ही पल उन्होंने मोबाइल को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। धड़ाम। स्क्रीन टूट गई। लेकिन वे यही नहीं रुके। उन्होंने टूटे हुए फोन पे पैर रख दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार कुचलते रहे, जब तक कि मोबाइल धातु और प्लास्टिक के बेकार टुकड़ों में नहीं बदल गया। माँ भी अब कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने टूटे हुए फोन को देखा, फिर मुझे घूरते हुए चीखी। सफेद आंखों वाला एहसान फरामोश, तू पुलिस बुलाना चाहता था, हमें जेल भिजवाना चाहता था, इंटरनेट पर वीडियो डालकर हमें बदनाम करना चाहता था। मैं जमीन पर बैठा उन्हें देख रहा था। बाहर से मेरा चेहरा टूटे हुए इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन भीतर मैं बिल्कुल शांत था, क्योंकि वे एक बात नहीं जानते थे। वीडियो बहुत पहले क्लाउड पर अपलोड हो चुका था। ये फोन अब सिर्फ एक खाली खोल था। उन्होंने जो तोड़ा था वो सिर्फ एक डिवाइस था, सबूत नहीं। लेकिन मैंने अपने चेहरे पर इसका कोई संकेत नहीं आने दिया। मैंने जानबूझकर ऐसा अभिनय किया जैसे मेरी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई हो, जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो। पिता ने इसे सच मान लिया। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक। मेरे होंठ फट गए। मुंह में खून का स्वाद भर गया। सुन ले लिफिंग, उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा, आज के बाद तो कहीं नहीं जाएगा। पुलिस को फोन करेगा, वीडियो डालेगा। अगर दोबारा ऐसा किया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। कुछ देर तक गालियां देने के बाद वे बाहर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने माँ से कहा, इस पर नजर रखना, अब एक पल के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना। माँ दरवाजे पर खड़ी रही। उसने मुझे निराश नजरों से देखा। शियाओ फेंग, तूने मुझे बहुत निराश किया है। हम जो कुछ कर रहे हैं इस घर के लिए कर रहे हैं। तू समझता क्यों नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उनके शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। कुछ देर बाद वो भी बाहर चली गई। दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। इस बार सिर्फ ताला ही नहीं लगाया गया, बाहर किसी भारी चीज को भी दरवाजे के सामने अड़ा दिया गया। मैंने कुर्सी घसीटे जाने की आवाज साफ सुनी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। चारों तरफ टूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। मैं दीवार से टिककर बैठ गया। चेहरा सूज चुका था। होंठ से खून रिस रहा था, लेकिन मेरे मन में पहली बार डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था, क्योंकि मैं जानता था वे अभी भी अंधेरे में थे। उन्हें नहीं पता था कि वीडियो इंटरनेट पर पहुंच चुका है। उन्हें नहीं पता था कि पुलिस रास्ते में है, और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अब शुरू होने वाला है। धीरे धीरे बीतता रहा। बाहर आसमान उजाला होने लगा। खिड़की के बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। लगभग सुबह के 6 बजे थे। तभी मैंने पिता के मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनी। कुछ सेकंड बाद उनकी घबराई हुई आवाज पूरे घर में गूंज उठी। क्या? कौन सा वीडियो? ये किसने पोस्ट किया? उनकी आवाज में साफ घबराहट थी। फिर माँ की तीखी चीख सुनाई दी। उसके बाद लिन शाओ शाओ के रोने की आवाज। पूरा घर अचानक अफरा तफरी में डूब गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे समझ आ गया था, वीडियो वायरल हो चुका था। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, शायद आधा घंटा, शायद 1 घंटा। लेकिन फिर अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दस्तक बहुत तेज थी, साथ ही बाहर से किसी की ऊंची आवाज भी आ रही थी। दरवाजा खोलिए, हम पुलिस स्टेशन से आए हैं, हमें शिकायत मिली है। बैठक से पिता की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। पुलिस? किसने पुलिस बुला ली? माँ लगभग रोते हुए बोली, अब क्या करेंगे? पिता ने जल्दी से कहा, घबराओ मत,
उस लड़के को छिपा देते हैं, कह देंगे कि वह घर पर नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब मुझे कहीं छिपाया नहीं जा सकता था। बाहर दस्तक और भी तेज हो गई। अंदर मौजूद लोग ध्यान दें, यदि तुरंत दरवाजा नहीं खोला गया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर आखिरकार पिता टूट गए। मैंने मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। इसके बाद कई लोगों की बातचीत शुरू हो गई। शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं समझ सकता था कि पिता सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। वह झूठ बोल रहे थे, बहाने बना रहे थे और पूरी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद मेरे कमरे के बाहर हलचल हुई। दरवाजे के सामने रखी कुर्सी हटाई गई, फिर ताला खोला गया। दरवाजा खुला। मैंने सिर उठाकर देखा। दो पुलिस अधिकारी दरवाजे पर खड़े थे। उनमें से एक उम्र में थोड़ा जवान था, दूसरा अधिक अनुभवी लग रहा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। मेरे चेहरे पर सूजन साफ दिखाई दे रही थी, होंठ फटे हुए थे। कमरे में चारों तरफ बिखरा सामान पड़ा था। जवान अधिकारी धीरे से मेरे पास आया। तुम लिन फेंग हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ। उसने मेरी चोटों को देखा, फिर पूछा, तुम्हारे चेहरे पर ये चोटें किसने पहुंचाई? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मेरे पिता ने। इतना सुनते ही बैठक से पिता की आवाज आई, कॉमरेड पुलिस, ये हमारे परिवार का मामला है। मैं अपने बेटे को थोड़ा अनुशासन सिखा रहा था। वरिष्ठ अधिकारी ने मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी नजर बेहद सख्त थी। परिवार का मामला? उसने ठंडे स्वर में कहा। किसी व्यक्ति को जबरन कमरे में बंद रखना, उसकी स्वतंत्रता छीन लेना, मारपीट करना, इसे आप परिवार का मामला कहते हैं? पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। अधिकारी ने आगे कहा, हमें न सिर्फ शिकायत मिली है बल्कि संबंधित वीडियो भी मिला है। उसने अपना मोबाइल निकाला, फिर वीडियो चलाया। स्क्रीन पर वही दृश्य दिखाई दिया। माँ और पिता मेरा सामान खोज रहे थे। लिन शाओ शाओ मेरा एडमिशन लेटर फाड़ रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी अपनी जुबान से निकले सारे शब्द रिकॉर्ड थे। हर बात, हर साजिश, हर स्वीकारोक्ति, सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। वीडियो खत्म होने तक बैठक में सन्नाटा छा चुका था। पिता का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। माँ के पैरों से जैसे ताकत निकल गई। मैं लगभग गिर ही गई। लिन शाओ शाओ कोने में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में वो पागलपन नहीं था, सिर्फ डर था और निराशा। जवान अधिकारी मेरी तरफ मुड़ा। लिन फेंग, क्या तुम चल सकते हो? हमें तुम्हारा बयान दर्ज करना है। मैंने धीरे से सिर हिलाया, फिर खड़ा हो गया। फर्श पर एडमिशन लेटर के फटे हुए टुकड़े अब भी बिखरे पड़े थे। मैं उन टुकड़ों पर कदम रखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। कई दिनों बाद मैं पहली बार उस कमरे से बाहर निकल रहा था। वो कमरा जो मेरे जेल बन चुका था। जब मैं बैठक में पहुंचा तो पिता अचानक आगे बढ़े। उन्होंने जैसे मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह मुझे छू पाते, एक पुलिस अधिकारी ने उनका हाथ पकड़ लिया। पीछे हटिए। उसकी आवाज सख्त थी, आप पर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने और शारीरिक हिंसा का संदेह है, कोई भी हरकत मत कीजिए। पिता का हाथ हवा में ही रुक गया। उनके चेहरे पर गुस्सा, डर और बेबसी सब एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब कुछ भी उनके नियंत्रण में नहीं था। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गया। पीछे से माँ की रोने की आवाज सुनाई दी। श्याओ फेंग, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हम तेरे माँ बाप हैं। अगर तूने ये सब कर दिया तो हम लोगों का क्या होगा? मैं रुक गया, कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से पीछे मुड़ा। मेरी नजर माँ पर पड़ी। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन मेरे भीतर कोई हलचल नहीं हुई। मैंने शांत स्वर में कहा, जब आपने मुझे इंसान समझना ही छोड़ दिया था, तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? माँ एकदम चुप हो गई। उनके होंठ कांपने लगे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसी समय लिन शाओ शाओ अचानक मेरी तरफ दौड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। लिन फेंग, तुझे इसका पछतावा होगा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। उसकी आवाज लगभग हिस्टेरिकल हो चुकी थी। मैंने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर बिल्कुल शांत स्वर में कहा, लिन शाओ शाओ, आज से हमारा रिश्ता खत्म है। अब हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। उसका चेहरा जम गया, जैसे उसे विश्वास ही ना हुआ कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ा, फिर पुलिस अधिकारियों के साथ घर से बाहर निकल गया। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। पुलिस स्टेशन पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। वहां मेरा विस्तृत बयान दर्ज किया गया। मैंने शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बताई। कमरे में बंद किए जाने की बात, मारपीट की बात, एडमिशन लेटर फाड़े जाने की बात, और वह अजीब सच भी कि मेरी बहन की परीक्षा के अंक किसी तरह मेरे अंकों से जुड़े हुए थे। हालांकि उस हिस्से को साबित करना लगभग असंभव था, लेकिन बाकी सबूत काफी थे। वीडियो मौजूद था, मेरे शरीर पर चोटों के निशान मौजूद थे, और रिकॉर्डिंग में उनके अपने शब्द मौजूद थे। शाम तक बयान पूरा हुआ। एक अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, मौजूदा सबूतों के आधार पर तुम्हारे पिता पर अवैध रूप से स्वतंत्रता छीनने और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला बनता है। कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैंने धीरे से सिर हिलाया, फिर पूछा, मेरे एडमिशन लेटर का क्या होगा? अधिकारी कुछ क्षण सोचकर बोले, तुम्हें विश्वविद्यालय से संपर्क करना होगा, स्थिति समझाओ, हम तुम्हें आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। जहां तक हमारी जानकारी है, डुप्लीकेट एडमिशन लेटर जारी करवाया जा सकता है। यह सुनकर मेरे सीने से जैसे एक भारी पत्थर हट गया। मैंने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। बयान पूरा होने के बाद मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। दोपहर की धूप तेज थी। मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखने लगा। कई दिनों बाद मुझे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी लंबे और भयानक सपने से अभी जागा हूँ। और तभी मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दिया। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, शियाओ फेंग, तू ठीक है ना? आवाज जानी पहचानी थी। मैं एक पल के लिए चौंक गया। ये मेरे ऑनलाइन दोस्तों में से एक की आवाज थी। वह और बाकी लोग वीडियो देख चुके थे और मेरी चिंता में बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर पहली बार पूरे मन से कहा, मैं ठीक हूँ, अब सचमुच ठीक हूँ। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक कई लोगों की मिलीजुली आवाजें सुनाई दी। स्पष्ट था कि वे सब साथ बैठे हुए थे। सच में? तू सुरक्षित है ना? उस घर से निकल आया? मैं मुस्कुराया, हाँ, मैं अब सुरक्षित हूँ। जरूरत हो तो हम आकर तुझे ले जाए। मेरे दिल में हल्की गर्माहट दौड़ गई। ये लोग सिर्फ इंटरनेट पर मिले दोस्त थे, लेकिन इस समय उनकी चिंता किसी परिवार से कम नहीं लग रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा।
कुछ देर और बात करने के बाद मैंने फोन रख दिया। फिर पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पर खड़ा खड़ा काफी देर तक सोचता रहा। अब आगे क्या? मेरे पास पहचान पत्र नहीं था, एडमिशन लेटर फाड़ दिया गया था, जेब में भी लगभग पैसे नहीं बचे थे, रहने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो चुका था। बाकी सारी समस्याएं केवल प्रक्रियाएं थी। पहचान पत्र दोबारा बन सकता था, एडमिशन लेटर दोबारा जारी हो सकता था, पढ़ाई के लिए ऋण लिया जा सकता था, पैसों का इंतजाम किया जा सकता था। इनमें से हर समस्या का समाधान था, लेकिन जिस जहरीले माहौल में मैं सालों से जी रहा था उसका कोई समाधान नहीं था। और अब मैंने खुद अपने हाथों से उस जहर को काट कर अलग कर दिया था। सबसे बड़ी जीत यही थी। मैं सबसे पहले स्थानीय कार्यालय गया, वहां अस्थायी पहचान प्रमाण बनवाने की प्रक्रिया पूरी की। फिर अपनी जेब में बचे हुए थोड़े से पैसों से ट्रेन का टिकट खरीदा। गंतव्य था बेयान, वही शहर जहां मेरा विश्वविद्यालय था। जब मैं ट्रेन में बैठा तब तक शाम हो चुकी थी। डूबते सूरज की किरणें खिड़की से होकर सीट पर पड़ रही थी। मैं खिड़की के पास बैठ गया। बाहर के दृश्य तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। खेत, पेड़, छोटे छोटे गांव, सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे, और उनके साथ मेरा पुराना जीवन भी। मैंने सिर सीट से टिकाया, आंखें बंद कर ली। मेरे सीने में एक अजीब सी हल्कापन था। इतने सालों में पहली बार मैंने मन ही मन सोचा तो यही आजादी का एहसास होता है। उस रात मैं गहरी नींद सो गया। कई दिनों बाद। कोई डर नहीं था, कोई ताला नहीं था, कोई निगरानी नहीं थी, कोई चीख पुकार नहीं थी, सिर्फ शांत अंधेरा था और भविष्य की उम्मीद। जब मेरी आंख खुली, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, बेयान स्टेशन। मैंने अपना छोटा सा सामान उठाया, फिर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आया। मेरे सामने एक बिल्कुल नया शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, चारों तरफ भागती हुई भीड़। ये मेरे छोटे कस्बे से पूरी तरह अलग दुनिया थी। हवा में भी कुछ अलग था, उम्मीद, संभावना, भविष्य। शायद यही नई जिंदगी की खुशबू थी। मैंने सबसे सस्ता होटल ढूंढा, एक छोटा कमरा लिया और उसी दिन विश्वविद्यालय से संपर्क करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पूरी स्थिति विस्तार से समझाई। दाखिला कार्यालय के कर्मचारी मेरी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत मदद का आश्वासन दिया और कहा कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद मुझे नया प्रवेश पत्र मिल गया। लाल रंग का वही कवर, वही विश्वविद्यालय की मुहर, दिखने में बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन मेरे लिए उसका अर्थ पूरी तरह बदल चुका था। मैंने उस पत्र को दोनों हाथों से पकड़ लिया, कुछ देर तक उसे सीने से लगाए रखा, फिर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने जाकर खड़ा हो गया। सामने बड़े अक्षरों में विश्वविद्यालय का नाम लिखा था। मैंने सिर उठाकर उसे देखा और अचानक मेरी आंखें नम हो गईं। 12 साल, पूरे 12 साल की मेहनत, बचपन से लेकर आज तक, उपेक्षा, अपमान, अकेलापन, संघर्ष, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गया। मैंने हमेशा सोचा था कि शायद मैं पूरी जिंदगी अपनी बहन की छाया में ही दबा रह जाऊंगा, उसका सीढ़ी बनकर, उसका आधार बनकर। लेकिन अब मैं यहाँ खड़ा था अपने दम पर, किसी की दया से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर। और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ मेरी जिंदगी वास्तव में अब शुरू हुई थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश का पहला दिन आ गया। मैं अपना सामान लेकर छात्रावास पहुंचा। दिल में हल्की घबराहट भी थी और उत्साह भी। ये मेरी नई जिंदगी का पहला अध्याय था। कमरे का दरवाजा खोलते ही मैं अपने नए रूममेट्स को देखा। कमरे में पहले से 3 लोग मौजूद थे। सबकी उम्र लगभग मेरी ही बराबर थी। सबसे पहले एक लंबा चौड़ा लड़का मेरी तरफ आया। उसकी त्वचा धूप में तपी हुई थी। चेहरे से साफ लग रहा था कि वो खेलकूद का शौकीन है। उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। मैं लीसान हूँ, तुम लिन फेंग हो ना? मैंने हाथ मिलाया। हाँ। दूसरा लड़का चश्मा लगाए हुए था। उसका स्वभाव शांत और पढ़ाकू किस्म का लग रहा था। वह मुस्कुराया। मैं चेन शिन हूँ, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जरिए यहाँ आया हूँ। तीसरा लड़का ज्यादा नहीं बोला, उसने सिर्फ सिर हिलाकर अभिवादन किया। वांग मू। उसका परिचय भी उतना ही छोटा था जितना उसका स्वभाव। मैं अभी अपना बैग नीचे रख ही रहा था कि अचानक लीसान ने मुझे गौर से देखा। फिर उसकी आंखें फैल गईं। रुको, तुम वही लिन फेंग हो? मैं थोड़ा चौंक गया। कौन सा लिन फेंग? चेन शिन उत्साह से उछल पड़ा। अरे वही जिसका वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिसे उसके परिवार ने घर में बंद कर रखा था। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। हाँ, शायद वही हूँ। अगले ही पल कमरे में शोर मच गया। वाह, कमाल है यार, तुम तो असली इंसान निकले और वीडियो से ज्यादा अच्छे दिखते हो। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। इतने दिनों बाद पहली बार किसी ने मुझे सामान्य इंसान की तरह देखा था। बेचारे पीड़ित की तरह नहीं, न ही किसी बोझ की तरह, बस एक दोस्त की तरह। तभी चेन शिन अचानक मेरे करीब आया। उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा, फिर भौहें सिकोड़ ली। अभी भी चोट के निशान है, काफी बुरी तरह मारा था उन्होंने। मैंने अनजाने में अपने गाल को छू लिया। सूजन अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी। वांग मो अब तक चुप बैठा था, लेकिन उसने अपना बैग खोला, अंदर से एक दवाई की ट्यूब निकाली, फिर बिना कुछ कहे मेरी तरफ बढ़ा दी। लगाना, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में जितनी चिंता थी, उतनी शायद मुझे वर्षों से किसी अपने से नहीं मिली थी। मैंने दवाई ली, धीरे से कहा, धन्यवाद। वांग मो ने सिर्फ सिर हिला दिया। उस रात हम चारों देर तक बातें करते रहे। उन्होंने मुझसे पूछा कि पुलिस वाले मामले का क्या हुआ। मैंने कहा कि जांच अभी जारी है, अंतिम फैसला आने में समय लगेगा। चेन शिन ने गहरी सांस ली। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद टूट जाता। मैं मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि सच यह था कि मैं भी कई बार टूट चुका था, बस हर बार खुद को फिर से जोड़ लिया था। धीरे धीरे बातचीत दूसरे विषयों पर चली गई। हमने अपने अपने विभागों के बारे में बात की, भविष्य की योजनाओं के बारे में, क्लब्स के बारे में, कक्षाओं के बारे में, ठीक वैसे ही जैसे सामान्य विश्वविद्यालय के छात्र बातें करते हैं। और अचानक मुझे एहसास हुआ, यही तो सामान्य जीवन है। यह तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए। उस रात मैं छात्रावास के अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में साथियों के खर्राटों की आवाजें गूंज रही थी। खिड़की से चांदनी भीतर आ रही थी। मैं छत की तरफ देखता रहा और अनायास मुझे दादी की याद आ गई। वही बूढ़े हाथ, वही झुर्रियों भरा चेहरा, वही स्नेह भरी मुस्कान, और उनकी वह बात, पढ़ाई गरीब आदमी के बच्चे की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। मेरी आंखें धीरे धीरे नम हो गई। मैंने मन ही मन कहा, दादाजी
मैं सफल हुआ, मैं यहाँ पहुंच गया। उस रात सोने से पहले मैंने उन्हें फोन किया और बताया कि मैं सुरक्षित विश्वविद्यालय पहुंच चुका हूँ। फोन मिलते ही दूसरी तरफ से दादाजी की परिचित आवाज सुनाई दी। हेलो। मैं मुस्कुराया। दादाजी, मैं पहुंच गया हूँ। कुछ क्षण के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, फिर उनकी आवाज भर्रा गई। अच्छा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वे बार बार यही शब्द दोहराते रहे। मैं उनकी खुशी महसूस कर सकता था, जैसे वर्षों का बोझ उनके दिल से उतर गया हो। मैंने उन्हें विश्वविद्यालय के बारे में बताया। कैंपस कितना बड़ा है, इमारतें कितनी सुंदर है, लाइब्रेरी कितनी विशाल है, छात्रावास कैसा है, और यहाँ का खाना भी बुरा नहीं है। मैंने जानबूझकर केवल अच्छी बातें बताई, उन कठिन दिनों का एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे चिंता करें। दादाजी पूरे समय चुपचाप सुनते रहे, बीच बीच में बस इतना कहते, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे पोते ने नाम रोशन कर दिया। फोन रखने से पहले उन्होंने कहा, अच्छी तरह पढ़ना, मेरी चिंता मत करना, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने हाँ कहा, लेकिन फोन कटने के बाद काफी देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठा रहा। मन ही मन एक संकल्प लिया, एक दिन मैं दादाजी को अपने पास ले आऊंगा, उन्हें आराम की जिंदगी दूंगा। उनकी सारी तकलीफों का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन जितना संभव होगा उतना जरूर करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में यदि किसी ने मुझे बिना शर्त प्यार दिया था तो वो सिर्फ वही थे। इसके बाद विश्वविद्यालय का जीवन धीरे धीरे अपनी लय में आने लगा। सुबह की कक्षाएं, दोपहर की प्रयोगशालाएं, शाम के क्लब, नई दोस्तियां, नई चुनौतियां। हर दिन व्यस्त था, लेकिन ये वह व्यस्तता थी जिसका मैंने सपना देखा था। मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में पढ़ाई, रात में अतिरिक्त अभ्यास, प्रतियोगिताएं, प्रोजेक्ट्स, अनुसंधान। मैं हर अवसर का पूरा उपयोग करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है। मैं अपने अतीत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। एक महीना बीत गया, फिर एक दिन मुझे पुलिस स्टेशन से सूचना मिली। मामले की प्रारंभिक सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जांच के आधार पर फैसला सुना गया। पिता को अवैध बंधन और जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में सजा मिली। हालांकि सजा बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन कानून ने स्पष्ट रूप से तय कर दिया था कि वे दोषी थे। माँ को भी सह अपराधी माना गया और प्रशासनिक दंड दिया गया। जहां तक लिन शाओशाओ का सवाल था, उसे मेरी निजी संपत्ति नष्ट करने के लिए आर्थिक दंड भरना पड़ा। फैसला सुनकर मुझे कोई विशेष खुशी नहीं हुई, लेकिन संतोष अवश्य हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने कहा था कि मेरे साथ जो हुआ वह गलत था, और ये मेरे लिए काफी था। लेकिन असली सजा अदालत ने नहीं दी थी, असली सजा समाज ने दी। वह वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था, लाखों लोग उसे देख चुके थे। लोगों ने परिवार के व्यवहार की खुलकर आलोचना की। पिता की प्रतिष्ठा खत्म हो गई, उनकी नौकरी चली गई, माँ को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोग पीछे मुड़कर बातें करते थे, उंगलियां उठाते थे, और लिन शाओशाओ, उसका नाम मजाक का विषय बन गया। परीक्षा में मिले अविश्वसनीय अंकों और अपने ही भाई का प्रवेश पत्र फाड़ने वाली लड़की के रूप में लोग उसे याद रखने लगे। उसकी सामाजिक छवि पूरी तरह टूट गई। कहा जाता था कि वह मानसिक रूप से भी अस्थिर होने लगी थी। इलाज चल रहा था, लेकिन मैंने कभी इसकी पुष्टि करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं थी। कुछ समय तक वे लोग मुझसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे, फोन कॉल, संदेश, माफी, विनती, कभी माँ की तरफ से, कभी पिता की तरफ से, लेकिन मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मेरे लिए वह अध्याय समाप्त हो चुका था। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। दिन महीने सालों में बदलने लगे। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। मेरे अंक लगातार विभाग के शीर्ष छात्रों में बने रहे। मुझे छात्रवृत्तियां मिली, कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार मिले, शोध पत्र प्रकाशित हुए, और धीरे धीरे विश्वविद्यालय में मेरा नाम जाना जाने लगा। लोग कहते थे, लिन फेंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं मुस्कुरा देता था, लेकिन भीतर से जानता था इन उपलब्धियों के पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, इसके पीछे वे सारी रातें थीं जब मैं हार मान सकता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसके बाद भी मैंने रुकना नहीं सीखा। मैंने हर दिन खुद को और मेहनत करने के लिए मजबूर किया। तीसरे साल की गर्मियों की छुट्टियों में मैं एक बार फिर अपने गांव लौटा, दादाजी से मिलने। वह बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी कमर पहले से भी ज्यादा झुक गई थी, बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, लेकिन उनका मन अभी भी ठीक था। मुझे देखते ही वे ऐसे खुश हुए जैसे कोई बच्चा खेल उठे। मैं उनके साथ आंगन में बैठ गया, बिल्कुल बचपन की तरह। वे मेरे लिए मूंगफली छीलते रहे और मैं उन्हें कॉलेज की बातें सुनाता रहा। धूप बहुत नरम थी, महुए के पेड़ की छाया जमीन पर बिखरी हुई थी। तभी दादाजी ने अचानक पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप से अब भी कोई संपर्क है? मैंने कहा, नहीं। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से आ भरकर बोले, आखिर वे तुम्हारे माँ बाप तो हैं ही, चाहे जितने भी बुरे हों, तुम्हें जन्म तो उन्होंने ही दिया है। मैंने उनकी तरफ देखा। दादाजी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ माफ कर देने से ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे बहुत गहरा जख्म दिया है। दादाजी ने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस सिर हिलाया। मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा, तुम्हारी अपनी सोच है, बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इतना ही मेरे लिए काफी है। उस रात मैं पुराने घर की मिट्टी की चौपाल पर लेटा रहा। बचपन जैसी ही जगह थी, लेकिन मेरा मन अब पहले जैसा नहीं था। खिड़की के बाहर झींगुरों की आवाज अभी भी उतनी ही तेज थी, फिर भी मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। यही मेरा असली घर था, और दादाजी ही मेरे जीवन के अकेले अपने थे। बाकी लोग तो मेरे दिल में पहले ही मर चुके थे। चौथे साल तक पहुंचते पहुंचते मैंने पोस्ट ग्रेजुएट में जगह बना ली। मैं वहीं नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने लगा। साथ ही कई बड़ी कंपनियों के इंटर्नशिप ऑफर भी आने लगे। अब सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा था। मेरे ग्रेजुएशन वाले दिन मैंने गाउन पहनकर स्कूल के गेट पर एक फोटो खिंचवाई। पीछे वही नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी का बोर्ड था। ठीक 4 साल पहले जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तब और अब में जमीन आसमान का फर्क था। उस वक्त मैं बुरी तरह टूटा हुआ था। अब मैं पहले वाला लड़का नहीं रहा। मैं लंबा और मजबूत हो गया था। मेरी आंखों की उदासी अब आत्मविश्वास में बदल चुकी थी। जख्म अब भी थे, लेकिन वे भर चुके थे। अब वे खून नहीं बहाते थे, बस मुझे याद दिलाते थे कि मैं कहाँ से गुजरा हूँ। मेरे दोस्त ही सामने कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, शाओफेंग, अब आगे क्या करने का सोच रहे हो? मैंने कहा, पहले मास्टर्स पूरा करूंगा, फिर नौकरी, फिर दादाजी को अपने पास बुलाऊंगा। वह हंस पड़ा, बढ़िया है, फिर तो हमें दावत तुम ही दोगे? पक्का। उस दिन हम चारों ने बहुत शराब पी, बहुत बातें की। बीता हुआ भी
आने वाला भी। आखिरकार सभी नशे में धुत होकर हॉस्टल में ढेर हो गए। अगली सुबह जब आंख खुली तो सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था, लेकिन दिल भरा हुआ था। यूं ही 4 साल की कॉलेज जिंदगी खत्म हो गई। अब अगला सफर शुरू होने वाला था। मास्टर्स के दौरान मैं और भी व्यस्त हो गया। पढ़ाई, रिसर्च, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स। सांस लेने की भी फुर्सत कम थी, लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगता था, क्योंकि हर व्यस्त दिन मुझे उस पुराने दलदल से थोड़ा और दूर ले जा रहा था। दूसरे साल की सर्दियों में दादाजी चल बसे। वे नींद में ही गए, किसी दर्द के बिना, बहुत शांति से। गांव वालों ने मुझे फोन करके यह खबर दी। जब ये सुना तो मेरे हाथ से प्रयोगशाला की टेस्ट ट्यूब गिर गई। वो टूट कर बिखर गई। मैं उसी रात गाँव लौट आया। पुराने घर का दरवाजा खोला तो देखा आंगन में एक ताबूत रखा था। दादाजी उसमें लेटे थे। उनके शरीर पर वही गहरे नीले रंग का कोट था जो मैंने उन्हें खरीदा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आवाज नहीं निकली, बस आंसू लगातार बहते रहे। लोग कहते थे कि यह खुशहाल मौत है, कि उन्होंने 80 से ज्यादा साल जिए, बच्चों को उन्नति करते देखा, शांति से दुनिया छोड़ी। फिर भी मैं ये खुशहाल शब्द नहीं चाहता था। मैं बस चाहता था कि वे कुछ साल और मेरे साथ रहते। जब मैं नौकरी कर लेता, कमाने लग जाता, तो उन्हें शहर ले आता, अच्छा खाना खिलाता, अच्छे घर में रखता। लेकिन अब क्या ही कर सकता था। मैं अभी कुछ कर भी नहीं पाया था और वे चले गए। अंतिम संस्कार वाले दिन बर्फ पड़ रही थी। मैंने अपने हाथों से उनकी राख को पुराने घर के पीछे वाली पहाड़ी पर दफनाया। वहां से पूरा गांव दिखता था और वही पुराना महुआ का पेड़ भी। कब्र के सामने मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। बर्फ मेरे कंधों पर जम चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, दादाजी आप इंतजार करना, मैं जरूर कुछ बनूंगा। आपको स्वर्ग में मुझ पर गर्व होगा। हवा ने मेरी आवाज उड़ा दी, लेकिन मैं जानता था उन्होंने सुन लिया होगा। दादाजी के बाद मैंने अपना सारा दुख दिल में दबा दिया और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। मुझे सफल होना था, मुझे ऊपर उठना था। ये सिर्फ दादाजी से किया गया वादा नहीं था, ये खुद अपने आप से किया गया वादा भी था। तीसरे साल मैं अच्छे अंकों के साथ पास हुआ और कई बड़ी कंपनियों के ऑफर भी मिले। आखिर मैंने एक टॉप टेक कंपनी चुन ली। सालाना पैकेज 5 लाख से ज्यादा था। एक गांव के लड़के के लिए यह सपना जैसा था। पहले दिन जब मैं उस ऊंची इमारत के सामने खड़ा था तो ऊपर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, दादाजी मैं कर दिखाया। नौकरी के बाद मैंने एक छोटा सा एक कमरे का घर किराए पर लिया। साफ सुथरा, भले बड़ा नहीं था, लेकिन मेरा अपना था। मैंने दादाजी की तस्वीर अपनी डेस्क पर रख दी। हर सुबह निकलने से पहले उन्हें देखता। सुप्रभात दादाजी। रात को लौटकर उन्हें बताता कि आज क्या हुआ। जिंदगी अकेली थी, लेकिन बहुत ठोस और सच्ची लगती थी। इसके 3 साल बाद मैंने नॉर्दर्न सिटी में अपना घर खरीद लिया। 30 साल का लोन लिया। हर महीने किस्त काफी भारी थी, लेकिन मैं संभाल लेता था। घर छोटा था, 2 बेडरूम का, लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत था। नए घर में पहली रात मैं खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे सड़क की रोशनी देख रहा था। तभी मुझे बहुत साल पहले का वो लड़का याद आया, जिसे अंधेरे में एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसकी एडमिशन चिट्ठी फाड़ दी गई थी, जिसे अपने ही घर में किसी सामान की तरह समझा गया था। उस लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस शहर में अपना घर बनाएगा, अच्छी नौकरी करेगा, सच्चे दोस्त पाएगा और अपनी एक नई जिंदगी जिएगा। किस्मत ने मुझे सबसे बुरा शुरुआती दौर दिया था, लेकिन मैंने उसे हरा दिया। उस रात मैंने दादाजी की तस्वीर के सामने थोड़ा सा शराब पिया और कहा, दादाजी आप सही थे। पढ़ाई सच में गरीब बच्चे की सबसे बड़ी राह है। मैं बाहर निकल आया हूँ, मैं जी रहा हूँ। बाहर चांदनी बहुत तेज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे बरसों पहले वाली गर्म रात में थी। लगता था दादाजी अभी भी वहीं महुआ के पेड़ के नीचे बैठे किस्सा सुना रहे हो। अब जिंदगी शांत चल रही थी, काम ठीक चल रहा था। कभी कभी पुराने हॉस्टल के दोस्तों से मुलाकात हो जाती थी। जिंदगी साधारण थी, लेकिन पूरी थी। फिर एक दिन शांति टूट गई। वो मेरे काम के चौथे साल का एक वीकेंड था। मैं घर पर किताब पढ़ रहा था। फोन बजा। नंबर अनजान था। मैंने झिझकते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ एक बूढ़ी और अजनबी सी महिला की आवाज थी। क्या तुम लिन हो? हाँ मैं हूँ, आप कौन? दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैं तुम्हारी नानी हूँ। नानी शब्द मेरे लिए इतना अजनबी था कि मैं लगभग भूल ही गया था कि मेरा भी कोई ऐसा रिश्ता बचा होगा। शाओफेंग, क्या तुम अस्पताल आ सकते हो? तुम्हारी माँ वह अब ठीक नहीं है। मैं बहुत देर तक चुप रहा। दिमाग में कुछ नहीं था। नानी की आवाज कांप रही थी। तुम जानती हो, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह ठीक नहीं था, लेकिन वह तुम्हारी माँ है। उनके पास अब बस कुछ ही वक्त बचा है। वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हैं। मैंने धीमे से पूछा, उन्हें क्या हुआ है? अंतिम स्टेज का लिवर कैंसर है। जब पता चला तब तक फैल चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक अब बस कुछ दिन। मैं सोफे के पीछे टिक गया। सिर खाली हो गया। 7 साल। उस घटना के बाद से मैंने उन्हें न देखा था, न उनसे बात की थी। एक कॉल तक नहीं, एक मैसेज तक नहीं। मुझे लगा था कि इस जिंदगी में अब हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन फिर उसी मोड़ पर मुलाकात होना थी। नानी रोही थी। मैंने थोड़ा रुककर कहा, पता भेज दीजिए। फोन रखने के बाद मैं बहुत देर तक सोफे पर बैठा रहा। दिमाग में पुराने सारे दृश्य घूमने लगे। बंद कमरे के दिन, रात की मार, फटी हुई प्रवेश पत्र, वह दर्द, वो अपमान, सब अभी भी कहीं न कहीं जिंदा था। आखिर मैंने तय किया कि जाऊंगा, माफ करने के लिए नहीं, बस इस कहानी को किसी तरह खत्म करने के लिए। अगले दिन छुट्टी लेकर मैं अस्पताल चला गया। वह एक शहर का अस्पताल था। नानी द्वारा दिए गए पते पर मैं वार्ड तक पहुंचा। दरवाजा खोला तो सामने मेरी माँ बिस्तर पर लेटी थी। वह इतनी सूख चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। चेहरा पीला पड़ गया था, देह कंकाल जैसी हो गई थी, बाल पतले और सफेद हो चुके थे। 7 साल पहले वाली तेज और कड़वी औरत अब सामने नहीं थी। नानी मुझे देखकर उठी और मेरा हाथ पकड़ लिया। शाओफिंग, तुम आ गए। अच्छा किया, तुम आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर के पास खड़ा रहा, नीचे देख रहा था। माँ ने आंखें खोली। उसकी धुंधली नजर मुझ पर पड़ी। होंठ हिले। बहुत कमजोर आवाज निकली, शाओ फेंग। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। सूखे गालों पर टपकते हुए वह हाथ उठाना चाहती थी, लेकिन ताकत नहीं थी। कांपते हुए बोली, तुम आ गए? तुम मुझे देखने आए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस पल मेरे भीतर अजीब सी शांति थी, ना नफरत न दुख, बस एक भारी सी सुस्ती। माँ ने टूटी हुई आवाज में कहना शुरू किया, शाओ फेंग
माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। इन सालों में माँ तुम्हें ढूंढना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन माँ में हिम्मत नहीं थी। वो खांसने लगी। नानी जल्दी से पास आई और उसकी पीठ सहलाने लगी। मैं वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। माँ फिर बोली, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की। सबसे बड़ा पाप यही था कि मैंने तुम्हें बचपन में गाँव में छोड़ दिया। मैं इंसान नहीं थी, बस करो। उसकी आवाज और तेज हुई, लेकिन वो फिर भी मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। शाओफेंग, मुझे एक बार माँ कह दो। मरने से पहले बस एक बार कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मशीन की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने उस औरत को देखा जिसने मुझे जन्म दिया था, लेकिन कभी प्यार नहीं दिया। उसकी हालत अब खंडहर जैसी थी और अचानक समझ में आया, नफरत वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। माफी वो भी अब संभव नहीं थी। मुझे बस अब फर्क नहीं पड़ता था। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वो चौंक गई। लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। मुझसे ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें माँ कहूँ। मेरे दिल में माँ की कोई जगह कभी थी ही नहीं। वहां सिर्फ दादाजी थे। माँ का पूरा शरीर कांप उठा, जैसे उसमें बची आखिरी ताकत भी निकल गई हो। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुंह से सिर्फ टूटे हुए सिसकियां निकली। नानी घबरा गई। शाओफेंग, बस एक बार कह दो, उसे चैन से जाने दो। मैंने सिर हिला दिया, दरवाजे की ओर मुड़ा। पीछे से उसकी करुण चीख आई। शाओफेंग, माँ गलत थी। माँ सच में गलत थी। मैं रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर बाहर निकल गया। कॉरिडोर में सन्नाटा था। मैं दीवार के सहारे खड़ा होकर गहरी सांस लेने लगा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पछतावा नहीं था। नीचे अस्पताल के बाहर बेंच पर देर तक बैठा रहा। आधी सिगरेट पी डाली। लोग आते जाते रहे। कोई रोता हुआ अंदर जा रहा था, कोई हंसता हुआ बाहर निकल रहा था। जिंदगी और मौत बस इतनी ही दूरी पर थी। फोन फिर बजा। नानी का था। मैंने उठाया। उनकी आवाज बहुत थकी हुई थी। शाओफेंग, नानी को दोष मत देना कि मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हारी माँ सच में आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे पता है उन्होंने पहले बहुत गलत किया, लेकिन वो सच में पछता रही थी। इन सालों में तुम्हारी ही बातें करती रहती थी। मैं चुप रहा। नानी आगे बोली, तुम्हारी माँ की बीमारी का बहुत कुछ दिल के बोझ से भी रिश्ता था। उस घटना के बाद उसे कभी आराम की नींद नहीं आई। तुम्हारे पिता की नौकरी चली गई, वह शराब में डूब गए। फिर दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। तलाक तक बात पहुंच गई। और लिन शाओ शाओ, उस बच्ची का तो सब कुछ ही बिगड़ गया। उस घटना के बाद वो मानसिक रूप से बहुत टूट गई। अब मानसिक अस्पताल में रहती है, कभी ठीक, कभी बहुत बुरी हालत में। मैंने कुछ महसूस नहीं किया, न खुशी न दया। बस ये लगा कि कर्म का फल हो चुका है। शाओ फेंग, मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत दर्द है, लेकिन तुम्हारी माँ के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। क्या तुम एक बार फिर नहीं देख सकते? मैंने कहा, मैं देख चुका हूँ, यही मेरी तरफ से आखिरी काम था। नानी कुछ देर चुप रही, फिर रोते हुए बोली, तुम सच में बहुत कठोर हो गए हो। मैंने जवाब दिया, नहीं, मेरा दिल बहुत पहले ही उनसे टूट चुका था। तो मैं जाकर उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। नानी कुछ नहीं बोली। बहुत देर बाद बस एक थकी हुई सांस सुनाई दी। ठीक है, मैं जोर नहीं डालूंगी, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। फोन रखने के बाद मैं और देर तक बेंच पर बैठा रहा। फिर गाड़ी लेकर घर लौट आया। 3 दिन बाद नानी का फोन फिर आया। उन्होंने बताया कि माँ चल बसी। मरते वक्त भी मेरा नाम ले रही थी। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, और पूछा, अंतिम संस्कार कब है? परसों, मैं आऊंगा। फोन रखने के बाद मैं खिड़की के पास खड़ा होकर रात का शहर देखता रहा। मन में कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं था, बस थोड़ा सा सुकून था, मानो कोई लंबा बोझ अंततः उतर गया हो। जन्म देने वाली औरत मर गई थी, लेकिन मेरे भीतर कोई मातम नहीं था। सिर्फ यह एहसास था कि एक बहुत पुरानी किताब अब आखिरकार बंद हो गई है। कहानी भले कितनी भी खराब रही हो, कम से कम अब उसका अंत हो चुका था। अंतिम संस्कार वाले दिन मैं गया। भीड़ में खड़ा होकर माँ की तस्वीर देखी। तस्वीर में वह अभी भी 7 साल पहले जैसी ही दिख रही थी। तब वह बीमार नहीं थी, चेहरे पर वही कड़वी मुस्कान थी। बहुत कम लोग आए थे, कुछ दूर के रिश्तेदार, नानी, नाना और एक इंसान जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मेरे पिता। वे बहुत बूढ़े लग रहे थे, बाल सफेद हो चुके थे, पीठ झुक गई थी, पूरा शरीर सिकुड़ा हुआ लग रहा था। वे शव के सामने शोक वस्त्र पहन खड़े थे। चेहरा बिल्कुल खाली था। मुझे देखकर उनकी नजरें हिली, जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बोले, बस सिर झुका लिया। मैंने भी कुछ नहीं कहा, औपचारिकता निभाई, फिर किनारे जाकर खड़ा हो गया। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद मेहमान धीरे धीरे चले गए। हॉल में बस कुछ ही लोग बचे। पिता वहीं घुटनों के बल बैठे कागज जला रहे थे। आग की रोशनी उनके बूढ़े चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने उनकी पीठ देखी और अचानक वो बहुत अजनबी लगी। यही था मेरा पिता, वही आदमी जिसने कभी मुझे पीटा था, वही जिसने मुझे कमरे में बंद किया था, वही जिसने मुझे किसी बोझ की तरह देखा था। अब वो सामने ऐसे बैठा था जैसे टूट चुकी नाव का लकड़ी का टुकड़ा। शायद उसने मेरी नजर महसूस की। वह पलटा, उसकी आंखें लाल थीं, होंठ हिले। शाओफेन। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। वो कांपते कदमों से मेरी तरफ आया। पास आकर मैंने शराब की गंध महसूस की। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, पिता की तरफ से माफी। मैंने बहुत खोजा तुम्हें, बात करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी माँ चली गई, मेरी जिंदगी भी अब ज्यादा लंबी नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा। कभी यह आदमी मेरे लिए सबसे बड़ा डर था, अब वह मेरे सामने इतना छोटा, इतना बेबस खड़ा था। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं बचपन में हमेशा यही सोचता था कि दूसरे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार क्यों करते हैं, और मेरे माता पिता ने मुझे बोझ क्यों समझा। फिर समझ आया, गलती मुझ में नहीं थी। तुम लोग माता पिता बनने लायक थे ही नहीं। उसका चेहरा ऐंठ गया, मानो किसी ने जोर से थप्पड़ मार दिया हो। तुम माफ कर सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा जवाब भी वही है जो तुम्हारी माँ को दिया था। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन माफ भी नहीं करूंगा, कभी नहीं। पिता ठिठक गए। उनकी आंखों से आंसू और जोर से बहने लगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ना चाहा। मैं पीछे हट गया। और हाँ, इसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी। जन्म, मौत, बीमारी,
सब अब अलग अलग है, ये आखिरी बार है जब हम मिल रहे हैं। ये कहकर मैं मुड़ा और चल दिया। पीछे से पिता के रोने की आवाज आई। नानी भी कुछ पुकार रही थी, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया। मैं उस हॉल से बाहर निकल आया, उस घर से निकल आया जहां मुझे कभी सांस लेने तक की जगह नहीं मिली थी। कार में बैठकर मैंने इंजन स्टार्ट किया। रात बहुत गहरी थी, सड़क पर गाड़ियां कम थी। मैं हाईवे पर दौड़ता रहा और रास्ते भर बहुत कुछ दिमाग में घूमता रहा। 12 साल गांव में छोड़ा गया, 6 साल अदृश्य बना गया, 18 की उम्र में कमरे में बंद किया गया और वही एडमिशन लेटर फाड़ दिया गया। अब उन सब के बीच मैं 29 साल का था। मेरे पास घर था, गाड़ी थी, करियर था और वह जिंदगी थी जिसका मैं कभी सपना भी नहीं देख सकता था। और वे लोग, पिता की नौकरी गई, वह कंगाल और टूटा हुआ हो चुका था। माँ मर चुकी थी, लिन शव शव पागल हो चुकी थी। जिस घर ने मुझे नीचे दबाना चाहा था वह पूरी तरह बिखर चुका था। ये मेरी बदला नहीं था, ये उनका अपना कर्म था। रास्ते में एक सर्विस सेंटर पर मैंने गाड़ी रोकी। रात की हवा में खड़े होकर मैं आसमान देखने लगा, तारों से भरा हुआ। अचानक दादाजी याद आ गए, वही महुआ के पेड़ के नीचे बैठे हुए, वही पुरानी बात। पढ़ाई गरीब बच्चे की एकमात्र राह है। दादाजी, मैं निकल आया, मैं वैसा बन गया जैसा आप चाहते थे। आंखें नम हो गई, लेकिन आंसू नहीं गिरने दिए। मैंने गहरी सांस ली, फिर गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ चला। रात के 3 बजे घर पहुंचा। बिस्तर पर लेटकर जब खिड़की के बाहर धीरे धीरे उजाला फैलता देख रहा था तो दिल में एक अद्भुत हल्कापन था। वे सारे रिश्ते, वे सारी कड़वाहट, वे सारा प्यार और नफरत अब सब मुझसे दूर था। मैं आखिरकार इसे सच में पीछे छोड़ सका था और एक नई जिंदगी शुरू कर सका था। 1 साल बाद मेरी पदोन्नति हो गई, मैं विभाग का सबसे युवा मैनेजर बन गया। सैलरी भी दोगुनी हो गई। उसी साल मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम श्याओ वानर था। वह पास वाले डिपार्टमेंट में डिजाइनर थी, बहुत सुंदर थी। मुस्कुराती तो उसकी आंखें चांद जैसी मुड़ जाती। हम एक प्रोजेक्ट के कारण मिले। धीरे धीरे बातें बढ़ी। उसे मेरे अतीत के बारे में पता चला। वह सब कुछ जानती थी, लेकिन उसने मुझे अजीब नजर से नहीं देखा। उसने बस शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी, फिर कहा, वह सब तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। उस पर मुझे लगा जैसे मन के किसी बंद कोने में रोशनी भर गई हो। हम साथ आ गए, फिर प्यार, फिर साथ रहना और फिर शादी का प्रस्ताव। प्रपोजल वाले दिन मैं उसे दादाजी की कब्र पर ले गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया। दादाजी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम श्याओ वानर है, वो बहुत अच्छी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। श्याओ वानर भी मेरे साथ घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने दादाजी को 3 बार प्रणाम किया। उस दिन हवा बहुत तेज थी, कब्र के पास की घास सरसराती रही। मुझे ऐसा लगा जैसे दादाजी जवाब दे रहे हूँ, हाँ हाँ हाँ, मेरे पोते ने सच में नाम रोशन कर दिया। 32 साल की उम्र में हमारी शादी हुई। शादी बड़ी नहीं थी, बस कुछ करीबी दोस्त आए, पुराने हॉस्टल वाले भी आए। ली सान तो मेरा बेस्ट मैन बना। शादी में उसने थोड़ा ज्यादा पी लिया था। मेरे कंधे पर हाथ डालकर बोला, शाओफिन, सच में खुशी हो रही है तेरे लिए, तो आखिरकार इस मोड़ तक आ ही गया। मैं हंसकर बोला, हाँ, बहुत मुश्किल से। 1 साल बाद श्याओ वानर प्रेग्नेंट हो गई। 10 महीने बाद हमारी बेटी पैदा हुई। मैंने उसका नाम रखा लिन सिसी। सी यानी याद। यह नाम दादाजी की याद में रखा था। जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो मैं अचानक रो पड़ा। 30 साल से ज्यादा समय में पहली बार मैंने वो एहसास महसूस किया, यह है अपना होना, यह है किसी का तुम्हें जरूरत होना, यह है परिवार। मैं उस नन्ही सी जान को देखता रहा, मन ही मन सोचता रहा, मैं एक अच्छा पिता बनूंगा। मैं उसे वह सब कभी नहीं सहने दूंगा जो मैंने सहा था। मैं उसे सबसे अच्छा प्यार दूंगा, सबसे अच्छी सुरक्षा दूंगा, उसे धूप में बड़ा होने दूंगा और इस दुनिया के अंधेरे से उसे दूर रखूंगा। तभी श्याओ वानर ने मेरे हाथ को हल्के से पकड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भी। बाहर धूप बहुत अच्छी थी, वह हमारे तीनों के ऊपर गर्म और उजली पड़ रही थी। उस पर मुझे लगा जो कुछ भी मैंने झेला वह व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसी ने मुझे वह इंसान बनाया जो आज मैं हूँ। उसने मुझे कदर करना सिखाया, उसने मुझे सच्चा प्यार देना सिखाया, उसने मुझे वह घर दिया जिसका मैं हमेशा इंतजार करता था। किस्मत ने मुझसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन मैंने वह सब खुद वापस ले लिया और उससे भी ज्यादा पा लिया। कभी भी खुद को मत छोड़ो, क्योंकि जो इंसान अंधेरे से निकल आता है वही सबसे खूबसूरत रोशनी देखता है।